एंड थोड़ा सा हम आगे की बात करते हैं अब। सो आज आपको ना मैं थोड़ा सा एक 40% पार्ट का कुछ हिस्सा बताता हूँ बचे हुए। ठीक है, ये मैंने एमएमसी में भी, अल्टीमेट सीरीज वाले में भी इंक्लूड किया है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ होल्डिंग वॉल्यूम के बारे में कुछ डिटेल में बातें, कि आखिर में ये है क्या और इसका सप्लाई डिमांड से क्या मतलब है। दिस इज द सप्लाई डिमांड। ठीक है, यही सब कुछ है। अगर इसे समझ लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मार्केट में किस तरीके से कौन से हिस्से को हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो होल्डिंग वॉल्यूम होता है ये आपको पता ही है क्या है पहले, कि कैंडल की बॉडी को हम लोग होल्डिंग वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से समझाता हूँ इसके बारे में। एक्चुअल में मैंने इसको किस तरीके से रीडिफाइन करा है, कैसे फाइंड आउट किया है, मेरा क्या मानना है इस चीज़ को लेके। ये वर्ड आपको सिर्फ यहीं सुनाई देगा ट्रेडिंग की दुनिया में। ट्रेडिंग यूट्यूब रेवेन्यू, क्या बात है। एक कार्ड स्वाइप करना है बस मुझे अपना, अलग से एक कार्ड है एक, बस उसके आगे कुछ लिखा हुआ रहता है, वो नहीं बताऊंगा कौन सा कार्ड है, लेकिन एक बस स्वाइप करना है और शायद तुम्हारी प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगी पूरी। ऐसे ऐसे कभी कार्ड होते हैं, ऐसे ऐसे भी जो है प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसी बातें मत करो। तो वो बस ऐसे स्वाइप करना है मुझे, और हो सकता है कि 10 और आ जाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो जैसे पहले ना ये समझो कि होल्डिंग वॉल्यूम बेसिकली ये है क्या और ये किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, और हम इसको कैसे समझते हैं। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं, वरना बीच में फिर गला मुझे लग रहा है हल्का हल्का। अमेरिकन एक्सप्रेस, तुम बस अमेरिकन एक्सप्रेस के बारे में जानते हो। अभी तुमने जेपी मॉर्गन का कार्ड नहीं देखा शायद। अभी तुमने चेस का कार्ड नहीं देखा शायद, है ना, क्योंकि जो शायद सोशल मीडिया पे वगैरह में दिख रहा होगा ना ज़्यादातर, तो वही दिख रहा होगा। ये देखो ऐसे मेरे पास क्या है, ये साल का 60,000 रुपये देता हूँ इसको मेंटेन करने के लिए। जेपी मॉर्गन का कार्ड दिखाओ कोई, देखता हूँ। वो नहीं दिखेगा तो। वही दिखेगा जो चश्मा लगा के लोग दिखाते हैं, ये देखो मेरे पे सेंचुरी। रियलिटी भी पता नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं होल्डिंग वॉल्यूम के बारे में। तो जैसे ना हमारे पास कोई भी एक एसेट होता है। ठीक है, जब भी हम लोग एसेट लेके जाते हैं, कोई भी मेरे पास एसेट होता है, तो उसको दो तरीके से ना बांटा जाता है। जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं तो दो तरीके से उसको बांटा जाता है, ताकि उस पर लोग पैसा बना सकें और पैसा बना के एसेट लेने वाले को दे सके। देखो जैसे मेरे पास ये दुनिया पता है कैसे काम करती है। जैसे मान के चलो मेरे पास एक कंपनी है, आई हैव ए कंपनी ऑफ कैंडल किंग कैफे एंड लॉन्च। जस्ट ठीक है, लो छोटा सा प्रमोशन मैं कर रहा हूँ
ठीक है। जस्ट लाइक ये मेरे पास कंपनी है, एक फ्रेंचाइजी है, ठीक है, जो मान लीजिए आने वाली है। अब इसके अंदर मान लीजिए रेस्टोरेंट है, बहुत सारी चीज़ें, और मैंने इसमें मान लीजिए मैंने इसमें करीब 50 लाख रुपए एक शॉप में लगाए हुए हैं, ठीक है। होने के बाद अब इसकी जो वैल्यू है 50 लाख हो गई है। अब इसके मेरे पास आप मान लीजिए कुछ मैंने हिस्से निकाले कि जितना भी इसका हिस्सा होगा, जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा नेक्स्ट जगह पे, ठीक है, जो भी इस पे इससे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, उसको मैं ये फ्रेंचाइजी मान लीजिए दे दूंगा, और आप ये लग सकते हैं, और फिर बाद में इससे जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से कुछ रॉयल्टी मुझे मिलती रहेगी। तो मैंने अपने जितने इन्वेस्ट करके उसका एक पार्ट, एक शेयर पब्लिक कर दिया, और जैसे ही मैं पब्लिक कर दूंगा ना शेयर, उतना ज़्यादा ये जो है वैल्यूएबल बनता चला। एक शेयर अब ये हो गया, एक और शेयर, ये बढ़ता चला जाएगा, ऐसे स्टोर क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने अपनी ही चीज़ को बांट दिया, एज ए रॉयल्टी, एज ए फ्रेंचाइजी आप कह सकते हैं, ठीक है। ऐसी शेयर्स के साथ होता है जब उनको पब्लिक कर देते हैं। कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स को पब्लिक करती है, पूरा नहीं करती है, 4% 5% हमेशा ओनर हमेशा रखता है, और वो बहुत बड़ा होता है, उसी से वो बिलियनर रहता है, ठीक है। सेम यहाँ होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, एसेट को दो तरीके से पब्लिक करते हैं। एक होता है जो फिजिकल फॉर्म में होता है। यू नो व्हाट इज फिजिकल? फिजिकल मतलब जिसके आपके पास बेसिकली एविडेंस हैं, जिसे आप लेके जा सकते हो। फिजिकल एविडेंसेस होते हैं, फिजिकल फिजिकल फॉर्म होती है, सॉरी यहाँ पर मैं फॉर्म लिखता हूँ, फिजिकल फॉर्म होती है, जैसे पेपर हो गया, ठीक है। अब समझना इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। फिजिकल फॉर्म लाइक जैसे हमारे पास बिटकॉइन लेजर हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास कोई भी स्टॉक हो गया, ठीक है, शेयर्स की फॉर्म में, ओके, ये चीज। दूसरा होता है हमारे पास डेरिवेटिव में, ठीक है, डेरिवेटिव। देखो इनमें क्या होता है कि अगर इनको ले लिया जाए ना, तो ये फिजिकल फॉर्म में हमारे पास तो आ जाते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू जो है सिर्फ बढ़ेगी तभी पॉजिटिव, तभी प्रॉफिट होता है। यस और नो? इनकी वैल्यू बढ़ेगी, स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी जो मैंने होल्ड करा, तभी मेरा प्रॉफिट होगा। यस, अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूं तो इसका मतलब मैं बाय कर रहा हूं, उसको मैं खरीद रहा हूं, तो तभी मेरा प्रॉफिट होगा बेसिकली। डेरिवेटिव्स में क्या होता है, देखो यहाँ हम इसमें शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं होल्डिंग की बात कर रहा हूं, मैं फिजिकल फॉर्म की बात कर रहा हूं। फिजिकल फॉर्म में शॉर्ट नहीं होता इतनी आसानी से। डेरिवेटिव में क्या होता है कि यहां पर दोनों किए जा सकते हैं एट अ सेम टाइम। मैं यहां पर किसी भी चीज को बाय भी कर सकता हूं, किसी भी चीज को डेल भी कर सकता हूं, लेकिन उसका मुझे डेरिवेटिव मिलेगा। डेरिवेटिव का मतलब होता है उसकी बिहाफ पे, इस फिजिकल फॉर्म की बिहाफ पे मिलेगा, ये असलियत में नहीं मिलता कभी भी। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं होती इसकी, ठीक है। समझ में आया? ये पोर्शन समझ में आया? तो अगर मैं बिटकॉइन पे बिटकॉइन खरीदे जाऊंगा, तो इसका मतलब है मेरी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। अगर मैं बिटकॉइन पे बिटकॉइन खरीदता जाऊंगा तो मेरी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। यस और नो? और जब होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो मार्केट में मुझे, जब मान लीजिए किसी एक ऐसी जगह पे मैं अपनी होल्डिंग डालूंगा जहां मुझे लगेगा कि मार्केट में बाइंग क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मेरे पीछे लोग भागेंगे, और इस तरीके से यहां पर बाइंग पे बाइंग, बाइंग पे बाइंग आती रहेगी। लेकिन वो जो जगह है, वो जो की लेवल है, वो मैटर करता है, ठीक है। वो मैटर करता है वो जगह कौन सी है, क्योंकि सारा खेल जो होता है ना, उस समय, जगह, मतलब टाइम और प्लेस का होता है। चार्ट पे भी टाइम और प्लेस सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को फाइंड आउट करना होता है। लेकिन उसके लिए अगर हम होल्डिंग वॉल्यूम को समझ लें, जो कि बेसिकली कैंडल की बॉडी होती है, अगर हम चार्ट में देखते हैं, तो वहां से एक रैली जो क्रिएट होती है, जो एक एक आप कह सकते हो कि जैसे एक भेड़ भेड़ चाल होती है। भेड़ क्या होती है? चलती रहती है, भेड़ चाल होती है, एक भेड़ आगे जाएगी उसके पीछे भागती रहेंगी, लेकिन वो एक जगह चाहिए जहां से एक भेड़ के पीछे सारी भेड़ भागे। अब एक भेड़ को तुमने रास्ते से इधर कर दिया गलत टाइम पे, तो वो सीधे सारी आदि आगे चली जाएंगी। तुमने गलत भेड़ चुन ली, बीच की कोई भेड़ चुन ली, या पीछे की कोई भेड़ चुन ली। हमें आगे की भेड़ देखनी है, और आगे की भेड़ हमें तभी पता लगेगी जब हम देखेंगे कि लोकेशन क्या है, तभी उसके पीछे 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 पीछे। एक आग जला दो,
या फिर एक बड़ा सा बीच में ना एक गोला या फिर कुछ भी ऐसे बना दो, सर्कल टाइप बहुत बड़ा, ठीक है। और भेड़ों का झुंड लाओ, उसमें से एक भेड़ लो और उसको, उस एक भेड़ के पीछे बाकी की 100 भेड़ भागेंगी, उसको घुमा दो ऐसे करके चारों तरफ, वो भेड़ सारी उसके बीच में ना घूमती रहेंगी घूमती रहेंगी घूमती रहेंगी, उन्हें वो उस डायरेक्शन से जाएंगी ही नहीं बाहर, जब तक उस एक भेड़ को हम बाहर नहीं निकालेंगे तब तक नहीं जाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग कंसोलिडेशन, उस पोर्शन को बोलते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में जितना ये होल्ड करते हैं उसका आधा या कुछ हिस्सा निकाल देते हैं, तो लोग भी निकाल देते हैं। गॉट इट। और अब इसमें जो हमारे पास होल्डिंग वॉल्यूम है ये हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है। अब ये जो डेरिवेटिव का वॉल्यूम होता है ये बढ़ता रहता है घटता रहता है बढ़ता रहता है घटता रहता है बढ़ता रहता है घटता रहता है। तो इसमें कैंडल की बॉडी नीचे जाती है ऊपर आती है, नीचे जाती है ऊपर आती है, तो इससे विक बना देती है। और बाकी का बचा हुआ जो एरिया बचता है वो हमारे लिए होल्डिंग वॉल्यूम होता है, जस्ट लाइक हैमर। इसलिए हैमर पे इतना यकीन नहीं होता, हैमर की बाद वाली कैंडल पे यकीन होता है, जिसे मैं पॉजिटिव एनगल्फिंग कहता हूँ, जब दोनों मिल जाती हैं। हैंगिंग मैन पे इतना यकीन नहीं है क्योंकि हैंगिंग मैन खुद बेरिश पैटर्न है। उसके बाद अगर एक बड़ी सी ग्रीन मारूबोजू बन जाती है तो उस पर यकीन है क्योंकि ये होल्डिंग पैटर्न बन जाता है, दिस क्रिएट्स ए होल्डिंग। इसलिए तो फॉरवर्ड में जाने की हम बात करते हैं। समझ आया? अब चार्ट पे तुम्हें पता ही है इसका क्या मतलब। सो दिस इज द बेसिक। बाकी और डिटेल में मैंने बताया हुआ है अंडर, उसमें देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये एक बेसिक चीज। गॉट इट। सो एक सही पोजीशन, सही एरिया किसी भी जगह के होल्डिंग्स को क्रिएट करता है, ठीक है। किसी भी होल्डिंग्स को किसी भी जगह की होल्डिंग्स को क्रिएट करता है, ऐसे कहीं से भी नहीं आती कहीं भी। हाँ, हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ QFL। वी कैन मेजर। वी वांट की सप्लाई की जो एक एरिया है वो आना चाहिए फ्रॉम दिस टू दिस। सो मार्केट में डिमांड आनी चाहिए, डिमांड आएगी तो क्रिएट करेगी। लुक, हमें एरिया पता लगेगा किसी, देखो यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, नथिंग एल्स, सेंट्रल जोन है ये, कोई एरिया नहीं है यहाँ पर। कोई दिख रहा है तुम्हें? ये एरिया है, मान लो इस एक कैंडल को क्या लगाओगे? नथिंग, दिस जस्ट ए सेंट्रल कैंडल, जिसे रिटेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। बट वी कैन फाइंड आउट जस्ट बाय द होल्डिंग वॉल्यूम की कमजोरी की वजह से, ठीक है। तो सही होल्डिंग वॉल्यूम सही जगह पे आता है, सही होल्डिंग वॉल्यूम सही विक क्रिएट करता है सही जगह पर, और जब विक्स क्रिएट होती हैं तो मार्केट में वॉल्यूम्स क्रिएट आता है, ठीक है। वॉल्यूम्स क्रिएट होता है तो मार्केट कंटिन्यू करती है। गॉट इट। जैसा कि मैं आपको बता था कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं होगा, रेंज में घूमने की कोशिश करिए। यू कैन सी द रेंज, यहाँ पर आपको रेंज दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए। जैसा कि मैं आपको बताया था यहाँ पर कि ये सारा का सारा पोर्शन हमारे पास बेरिश प्रेशर का भरा हुआ है, ये देखो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बेरिश प्रेशर दिख रहा होगा आपको, है ना। और देखो यहाँ आते ही मार्केट ने रिवर्स कर दिया, यू कैन सी। जैसे कि आपको बताया कि बड़ी कैंडल देखने को चाहिए हमें, और यहाँ पर भी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास तो यहाँ कोई कैंडल आई नहीं, क्योंकि एरिया तभी टूट सकता है जब बड़ी कैंडल यहाँ पर आए। बट यहाँ पर कोई बड़ी कैंडल नहीं, बट फिर भी यहाँ पर बेरिश प्रेशर हमारे सामने लगे हुए, क्योंकि ये सारी कैंडल्स बेरिश दिखाने की कोशिश करें, एंड यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ दिस। और उसके बाद बेरिश के बाद जो डिमांड क्रिएट हुई है आपके सामने बनी रही है। समझ आया?